वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें गांधी जी के आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था अहमदाबाद का, वो हमने पढ़ लिया था। उससे पहले हमने गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का जो सफ़र था उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज भाई खेड़ा आंदोलन से हम शुरू करते हैं आगे का अपना सेशन। तो खेड़ा आंदोलन की हम बात करें, खेड़ा आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये हुआ था भाई 22 मार्च 1918 को। अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन दोनों ही 1918 में हुए हैं, मार्च में ही हुए हैं। तो ये याद रखना, जब क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाना आता है तो इसमें बच्चे गलती करते हैं। जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था वो हुआ था 15 मार्च को, 15 मार्च 1918 को, और खेड़ा आंदोलन हुआ था भाई 22 मार्च 1918 को। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ये तीसरा आंदोलन था जो कि किसान आंदोलन था गुजरात में ही। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ के जो लोकल लीडर थे वो थे मोहनलाल पांड्या। याद रखना इस चीज़ को, मोहनलाल पांड्या थे जो लोकल लीडर थे वहाँ के, मतलब के गांधी जी ने बाद में ज्वाइन किया था उसको। तो इसका कारण क्या था कि जो किसान थे, वहाँ के किसान थे, उनके खेतों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों को टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जब वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे तो वो चाहते थे कि भाई अंग्रेज टैक्स ना ले, लेकिन अंग्रेज इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें टैक्स लेना ही है। तो जब गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो ये आंदोलन चला और ये सफल भी रहा। कैसे रहा कि इसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने बोल दिया कि भाई जो टैक्स पे करने लायक है वो पे करे, और जो टैक्स पे नहीं कर सकता, मतलब कि जिसकी फसल इतनी भी नहीं हुई कि वो टैक्स पे नहीं कर सकता, तो वो रहने दे, सब पे फिर कंपलसरी नहीं रहा। तो इसको भी सफल आंदोलन बोल सकते हैं हम गांधी जी के। ठीक है, तो इसमें फिर जो सहयोगी थे, गांधी जी के सहयोगी थे, वो कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, मोहनलाल पांड्या थे और विठल भाई पटेल थे इसमें गांधी जी के सहयोगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है भाई इस जो खेड़ा मूवमेंट के बाद, खेड़ा जो आंदोलन था, इसके बाद आता है रोलेट एक्ट। देखो, मैं डायरेक्ट गांधी जी के आंदोलन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आंदोलन से पहले कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आंदोलन हुए थे। ठीक है, ऐसे ही एकदम से जो आंदोलन थे वो नहीं हुए थे बिना बात के। तो कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से जो भारत की जनता है वो भड़क रही थी। कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। तो कांग्रेस क्या थी भाई? एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी जिसकी वजह से वो रिप्रेजेंट कर रही थी भारतीयों को। ठीक है, तो जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे स्टार्ट पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी। तो भाई आगे के जो आंदोलन हुए हैं वो क्यों हुए हैं? उससे पहले आता है रोलेट एक्ट 1919 में। रोलेट एक्ट क्या था भाई? इसमें क्या था, इसमें कैसे कैसे हुआ था? ये था 1917 में। क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में हो रही जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रांतिकारी जो एक्टिविटी थी वो बढ़ रही थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था, ठीक है, एक कमेटी बनाई थी सर सिडनी रोलेट कमेटी। याद रखना भाई इस चीज को, सर सिडनी रोलेट कमेटी थी जिसको एक कानून बनाना था, रोलेट एक्ट। कमेटी का नाम पूछे तो सर सिडनी रोलेट समिति थी, ये कमेटी थी। ठीक है, और इन्होंने जो एक्ट बताया पूछे तो रोलेट एक्ट कानून पास किया था। अब वो रोलेट एक्ट जो कानून था, मतलब जो रोलेट कानून था वो क्या था? इसका ड्राफ्ट अगर पूछा जाए तो भाई सेडिशन कमेटी को तैयार करने के लिए सेडिशन कमेटी बनाई थी सर सिडनी कमेटी ने। ठीक है, सर सिडनी कमेटी ने सेडिशन कमेटी बनाई थी इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। तो इस कानून में क्या था कि भाई इस कानून में भारतीयों को बिना ट्रायल और डिटेंशन के अरेस्ट करने का ये कानून बना दिया गया था। ठीक है,
इसको काला कानून भी बोलते हैं। पूछते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई कौन सा वो कानून है जिसको काला कानून भी बोलते हैं, उसको रॉलेट एक्ट को बोलते हैं भाई काला कानून। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करें तो इस काले कानून या रॉलेट एक्ट के बारे में मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये वो कानून था जिसमें व्यक्ति को नो राइट ऑफ एडवोकेट, नो आर्गुमेंट, नो अपील, इसमें कुछ नहीं मिलता था। मतलब कि सीधा जिसको शक के आधार पर सीधा अरेस्ट कर लिया जाता था, ना उसको वकील करने की परमिशन थी अपनी, ना उसको अपनी सफाई देने की परमिशन थी, और ना ही बाद में कुछ अपील करने की परमिशन थी। ठीक है, तो सीधा उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो भाई इसलिए ये तो काला कानून ही हुआ ना, कि भाई उसको पता भी नहीं कि तुम अरेस्ट हुए क्यों हो। तो इसके विरोध में ही फिर गांधी जी ने क्या किया था, 23 मार्च 1919 में अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन की एक डेट। अभी तक जो आंदोलन हो रहे थे, ये देखो कि अहमदाबाद वाला भी अहमदाबाद में हुआ है, खेड़ा वाला भी गुजरात में हुआ था, चंपारण वाला बिहार में हुआ था। तो अब की बार गांधी जी ने ये सोच लिया था कि भाई अब की बार तो अखिल भारतीय सत्याग्रह, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या होएगा, सत्याग्रह होएगा। ठीक है, ये डेट तो उन्होंने जो डेट डिसाइड की थी वो थी 30 मार्च से 1919 से शुरू कर देंगे, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गई थी ये डेट 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 हो गई थी ये डेट। तो इससे फिर क्या हुआ है कि सत्याग्रह सभा बनी है, जो बनी है भाई 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह एक सभा बनी थी जो डिसाइड, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे नहीं करना था ना, पूरी जगह पे करना थी। ये शुरुआत ऑल ओवर इंडिया से अब की बार करनी थी आंदोलन की। ठीक है, गांधी जी को अखिल भारतीय सतह पर, मतलब पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें तो इसी जो रॉलेट एक्ट के कारण ही पहचान मिली थी। जो ये मूवमेंट हुआ था इसी वजह से पहचान मिली थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई 9 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को, मतलब 30 मार्च को कहीं कहीं पे शुरू हो गया था ये मूवमेंट, जो आंदोलन था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन था वो शुरू हो गया था, लेकिन अखिल भारतीय सतह पर हुआ था भाई 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब हो गया तो लेकिन 9 अप्रैल को ही फिर अंग्रेजों ने क्या किया है, पलवल में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। सबसे वहाँ पे पलवल में गांधी जी की पहली जो बोलते हैं पहला जो अरेस्ट किया गया था वो पलवल में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 10 अप्रैल को उनको मुंबई भेज दिया गया और वहाँ पर उनको छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद फिर क्या होता है भाई, तो इसके बाद था भाई जलियांवाला जो बाग था वो हत्याकांड, वहां पे कांड हो गया था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो हो गया। ये देख लो कि कैसे कैसे रोकने के लिए, जो आंदोलन को रोकने के लिए पहले रॉलेट एक्ट लाया गया है, उसके तहत ही ये जलियांवाला हत्याकांड होता है। लेकिन भारतीय थे, रुकने वाले उस टाइम पे नहीं थे इतनी ज़्यादा, वो लोगों में ना भड़क गए थे लोग उस चीज़ से, जलियांवाला हत्याकांड से तो और ज़्यादा फिर वो भड़क गए थे। ये कब हुआ भाई, 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट अगर पूछी जाती तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कैसे हुआ था, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन को और डॉक्टर सतपाल, दो थे जो पंजाब के लीडर थे, उनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था, मैंने अभी बताया था आपको कि बिना मतलब शक के आधार पर ही उनको बस अरेस्ट कर लिया जाए। अब यह है कि भाई किसी के लीडर, नॉर्मल अगर इंसान को कर लेते हैं तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब लीडर को कर रहे हो तो पूरे पंजाब के वहाँ के जो लीडर थे सैफुद्दीन और सतपाल जी, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो वहाँ पे क्या होगी, फिर जनता भड़क गई इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो जनता भड़क गई। तो 11 अप्रैल को वहां पर क्या कर दिया गया भाई, पंजाब में मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या था, जैसे अभी धारा 144 लगती है, ऐसे उस टाइम पे मार्शल लॉ बोला जाता था, वो लग गया।
मतलब कि भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे, ये लग गया। अब भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे तो भाई भीड़ तो वहां पे इकट्ठा होनी थी, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब मार्शल लॉ अगर लगा दिया तो भीड़ इकट्ठा होनी नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या किया, जो माइकल ओ डायर था, जो जिसने ऑर्डर दिया था, ये पूछे जाते हैं भाई क्वेश्चन, ऑर्डर किसने दिया था गोली चलाने का, ये दिया था माइकल ओ डायर ने। और गोली चलाई किसने थी, वो ऑफिसर था जनरल डायर। ठीक है, तो इसने ऑर्डर दे दिया और इसने गोली चला दी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ था, लगभग 1000 के आसपास लोग मारे गए थे, 1200 के आसपास घायल हुए थे और 1600 गोलियां चली थी। भाई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहां से याद रखना। 1000 के लगभग लोग मारे गए थे, 1200 के लगभग घायल हुए थे, 1600 गोलियां चली थी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसमें। अब इसकी क्या थी भाई, जब ये चीज हुई है तो भारतीय तो बोलेंगे अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज थे एकदम से मानने वाले थोड़ी ना थे कि भाई हमने गोलियां क्यों चलाई है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई भारतीयों की संतुष्टि के लिए एक कमेटी बना दी, जिसको बोला जाता है हंटर कमेटी। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही गोलियां नहीं चली हैं, ये कुछ ना कुछ तो रीजन था, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक हंटर कमेटी बना दी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, क्योंकि रूल कौन कर रहा था, अभी 1857 के बाद रूल कर रही है भाई ब्रिटिश संसद। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वहां की संसद ने यहाँ पर एक कमेटी बना दी कि भाई हम जांच पड़ताल करेंगे क्यों ये गोलियां चली थी। अब यहाँ पे कांग्रेस ने भी भाई फिर एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। याद रखना भाई, देखो ये वर्ड है ना जो एग्जाम में ये आती है, पूरी स्टोरी एग्जाम में नहीं आएंगी, पूरी स्टोरी मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन जो वर्ड है ना, हंटर कमेटी किसने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। तहकीकात कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय, जो तहकीकात कमेटी के थे। इसके बाद जो ये हत्याकांड होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की और सर की उपाधि त्याग दी थी। याद रखना इस चीज को, नाइट की और सर की उपाधि किस टाइम पे त्यागी थी भाई, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तब। तो एक और है शंकर नायर जी थे, जो कि गवर्नर जनरल थे, किसके थे, लेकिन काउंसिल के। ठीक है, काउंसिल के थे, सभा के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने, शंकर नायर ने भी वहां से इस्तीफा दे दिया था। तो इन दोनों ने किया था भाई, ये याद रखना इस चीज को। फिर है भाई खिलाफत आंदोलन आता है। अब भाई जनता भड़क तो गई थी, तो मैंने बताया ना डायरेक्ट आंदोलन नहीं करेंगे हम, तो जनता भड़क तो गई थी। अब ये था कि भाई भारतीय मौका देख रहे थे कि कहाँ पे कैसे, जैसे जो अंग्रेज है, फूट डालो राज करो की नीति जो अपना रहे हैं, तो इनको भी हम कैसे कंट्रोल किए। तो भाई हो आता है खिलाफत आंदोलन, जो कि होता है 1919 में ही, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसके बाद में ही। ये क्यों होता है, ये होता है भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजय प्राप्त की थी किसने, मित्र राष्ट्रों में भी था इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड की थी, मतलब जीत हो गई थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो इंग्लैंड की जीत के बाद उसने क्या किया भाई, टर्की पर कब्जा कर लिया। टर्की पर कब्जा करने के बाद वो टर्की में क्या होता था, वहां अपने मुख्य को क्या बोलते थे वो लोग, खलीफा बोलते थे। ठीक है, मुस्लिम जनजाति थी वहां पर, और वो अपने जो मुख्य होता था, उनका हेड होता था, उसको खलीफा बोलते थे। तो अंग्रेजों ने जब टर्की पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने क्या किया कि हम ये खलीफा की जो पोस्ट है इसको हटा देंगे। तो भाई अब मुसलमानों के लिए खलीफा मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट था, सबके लिए होता भाई। जब हम अपने किसी भी समुदाय के लिए उनका मेन जो रहता है वो तो प्रमुख रहता ही है। ठीक है, तो जब इंग्लैंड उस चीज़ को, इस पद को हटाने लगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गांधी जी ने। ठीक है, क्योंकि भारत में भी क्या थे, भारत में भी मुसलमान काफ़ी थे।
ठीक है। और अंग्रेजों ने 1909 में भी जो मार्ले मिंटो एक्ट लेके आए थे उसमें भी क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी वो अपनाई थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की जो ऑफिस की पोस्ट थी वो बढ़ा दी थी। ठीक है, तो उनको ये रहे कि भाई मुसलमानों को ये लगे कि अंग्रेज उनका ध्यान रख रहे हैं, मतलब कि वो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करना चाहते थे। तो इस चीज का फायदा उठाया भाई, यहाँ पर उठाया गांधी जी ने कि भाई अब हमारा है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं, और जिस दिन हम हिंदू और मुसलमान एक हो गए तभी हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो कामयाब होएगा। जब जो पूरा राष्ट्र के स्तर पे जो हम मूवमेंट करना चाहते हैं वो कामयाब होगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था कि भाई हम इस चीज के खिलाफ है कि जो आप लोग हटा रहे हैं इसको, खलीफा की जो पोस्ट को हटा रहे हैं, तो हम मुसलमानों के साथ हैं। तो मुसलमानों से आंदोलन शुरू करवा दिया। यहाँ पर था प्रोमिनेंट लीडर थे जो शौकत अली और मोहम्मद अली। याद रखना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन थे जो प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत आंदोलन के। वो थे भाई शौकत अली और मोहम्मद अली। अली ब्रदर्स बोला जाता है इनको। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, कामरेड नाम से एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था। तो 17 अक्टूबर 1919 को भाई खिलाफत दिवस मनाया गया। याद रखना इस डेट को, 17 अक्टूबर 1919 को। इसके जो अन्य नेता थे खिलाफत आंदोलन के वो थे अजमल खां, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मुस्लिम जो ये लीडर थे बाकी के। तो फिर बनती है भाई एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनती है 1919 में ही, जिसके 2 सेशन होते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के 2 सेशन होते हैं, दोनों दिल्ली में ही होते हैं दोनों सेशन। एक होता है 23 नवंबर 1919 को, एक होता है 24 नवंबर 1919 को। तो जो 23 नवंबर 1919 को अध्यक्ष थे फजलुल हक उसके अध्यक्ष थे, और जो 24 नवंबर को होता दिल्ली में वो थे महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष। तो ये खिलाफत जो आंदोलन था भाई ये भी चलाया गया। इसके बाद आता है भाई असहयोग आंदोलन। अब आंदोलन तो मतलब ये थे कि अखिल भारतीय लेवल पे आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिए थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन मतलब के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। असहयोग आंदोलन क्या था भाई? असहयोग आंदोलन था कि भाई हम किसी भी मतलब जो अंग्रेजों के अगर हम अंग्रेजों को सहयोग ही नहीं करेंगे, अंग्रेजों को सहयोग किससे मिल रहा भाई? राज तो हम पे कर रहे हैं ना। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका क्या है जो सिस्टम है वो हिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन करके नहीं देंगे तो ये आगे लेके क्या जाएंगे। ठीक है, अगर हम उत्पादन इनको करके नहीं देंगे तो ये हमसे ट्रेड करेंगे क्या, यहाँ से लेके क्या जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि भाई हम अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दें। लेकिन गांधी जी थे तो अहिंसा को तो वो फॉलो करते ही थे। उन्होंने हर जो आंदोलन में ये चाहा था कि भाई शांतिपूर्वक ढंग से किया जाएगा और हम चुपचाप बस इनको सहयोग नहीं करेंगे। ये था असहयोग आंदोलन 1920 में जो शुरू हुआ। तो क्या होता है असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है भाई वो कहाँ से हुई? सितंबर 1920 में क्या किया गया? स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का, जिसमें कि परमिशन ली गई है असहयोग आंदोलन की कि भाई हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना है। तो यहाँ इमीडिएट बेस पर क्या मिल जाती है भाई? परमिशन मिल जाती है, जिसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। स्पेशल जो सेशन था कांग्रेस का, तो यहाँ इमीडिएट बेस पर तो मिल जाती, लेकिन वैसे जो सेशन एनुअली जो उनके सेशन होते थे, कांग्रेस के सेशन होते थे हर साल, वो नागपुर में 1920 में जो हुआ है फाइनल जो परमिशन मिली थी वो वहाँ पर मिली थी। यहाँ पर तो ये थी कि भाई बैठक एक बार हो जाए, जो आपस में बात करनी है हमें कि भाई ऐसा ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पर सभी जो थे वो समर्थन में थे लगभग। तो सबसे पहले इसका जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का वो था समर्थन मोतीलाल नेहरू का। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने डाला है ये। मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो 1 अगस्त 1920 से ये शुरू हो गया असहयोग आंदोलन होना था। ठीक है, लेकिन 1 अगस्त 1920 को ही क्या हो जाती है? बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है।
ठीक है। तो इसके विरुद्ध भाई फिर असहयोग विरोधी संस्था बन गई। अब क्योंकि क्या था आंदोलन, क्या बताया मैंने कि अगर हम प्रोड्यूस कुछ करेंगे ही नहीं तो अंग्रेज यहाँ से लेके क्या जाएंगे। ठीक है, तो हमें अंग्रेजों का मतलब विरोध करना है। अब विरोध तो नॉर्मल जो पब्लिक है वो तो विरोध कर देगी। अब जो ट्रेडर्स हैं जिनका काम ही ट्रेडिंग करना है तो वो तो इस चीज़ के खिलाफ होंगे फिर। तो इसमें क्या हुआ कि भाई फिर एक कुछ ट्रेडर्स ने मिलकर एक संस्था बना ली कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम अपना जो प्रोडक्शन है वो अगर आगे बेचेंगे ही नहीं, अंग्रेजों को देंगे नहीं, तो फिर हमारा प्रोडक्शन करने का फायदा क्या। तो ये एक संस्था बनी थी भाई। ये किस किस ने बनाई? पुरुषोत्तम दास ने, जमुना दास ने, द्वारका दास ने, फिरोज सेठना ने, और इसमें JRD टाटा थे और शीतल वाड थे। ये थे जो कि जो विरोधी संस्था थी, असहयोग विरोधी संस्था थी, उसके मेंबर बने थे भाई। गांधी जी के फिर आंदोलन के गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन में क्या किया था, क्योंकि 1919 का जो ये कांड हुआ था जलियांवाला, तो इससे परेशान तो हो ही रखे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले ही अपनी उपाधि जो उनको मिली हुई थी वो त्याग दी थी भाई। गांधी जी को क्या उपाधि मिली थी? एक तो मिली थी केसरे हिंद की, केसरे हिंद की, और एक सर्जेंट की। ठीक है, दो उपाधि दी थी गांधी जी को, ब्रिटिश ने दी थी, ब्रिटिशर्स ने दी थी गांधी जी को दो उपाधि। ये कब दी थी? जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं तो उनको यहाँ की ज़्यादा सिचुएशन नहीं पता थी, और उन्होंने युवा को, जो यूथ थी, भारत के जो यूथ थे, उनको इनकरेज कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, जो कि अंग्रेज चाहते थे। तो गांधी जी ने अब अंग्रेजों का काम कर दिया। तो अंग्रेजों ने इस चीज से खुश होकर केसरे हिंद की और सर्जेंट की उनको उपाधि, टाइटल दिया था गांधी जी को। तो जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था, और उसके तुरंत बाद तो नहीं किया था, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया है तो उससे पहले, शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने अपनी ये उपाधि त्याग दी थी। याद रखना इस चीज को। और उस टाइम पे फिर ये मूवमेंट तो शुरू हो चुका है, ये मूवमेंट चल रहा है, लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग ये अहिंसा तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। तो उस टाइम पे 800 नेशनल स्कूल बनवाए गए भाई, जो कि मतलब लोकल, ये था ना कि भैया अब जो अंग्रेजों को, इनको सपोर्ट करना कम करो, सारा जो इनका सिस्टम चल रहा है उसको हम अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो अपना लेके आओ। ठीक है, तो 800 नए स्कूल बनवाए गए थे इसी चक्कर में। फिर क्या होता है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स आता है इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से भारत में आता है देखने के लिए कि भाई जो रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटी चल रही है उनका जायजा लेने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आता है। तो जिसके खिलाफ क्या है भाई, उसके खिलाफ सारे भारतवर्ष में स्ट्राइक हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक पूछी जाती है भाई बम्बई में होती है। ठीक है, उस टाइम पे, अभी मुंबई बोलते, उस टाइम पे बम्बई बोलते थे, तो बम्बई में होती भाई सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक होती है उसके खिलाफ। फिर क्या होता भाई, फिर चोरा चोरी कांड हो जाता है यूपी के गोरखपुर में। 5 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, स्मूथली ढंग से ये चल रहा था, जैसा जैसा चाह रहे थे गांधी जी वैसे उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन बीच में फिर चोरा चोरी कांड हो जाता है यूपी के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को, डेट याद रखना ये। उसके बाद फिर क्या होता है, ये किसने करवाया है, ये था भाई पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने अटैक कर दिया। अब सभी तो शांति से नहीं कर सकते ना भाई, कुछ ना कुछ फिर पुलिस स्टेशन में जो अंग्रेज बैठे थे उन्होंने कुछ किया होगा, जिसकी वजह से जो क्रांतिकारी हैं वो भड़क गए और उन्होंने उस पर, पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। तो इससे क्या हुआ, 22 जवानों की मृत्यु हो गई। और जो क्रांतिकारियों का लीडर था वो पूछ लिया जाए तो भगवान अहीर। ठीक है, भगवान अहीर नाम का बंदा था जो लीडर था। तो इस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे थे भाई, इस टाइम पे जब ये चोरा चोरी कांड हुआ है तो गांधी जी थे बारडोली में, कांग्रेस की कमेटी में बैठे थे बारडोली में। वहां पर उनको पता चलता है कि भाई यूपी के गोरखपुर में कुछ ऐसा कांड हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर गांधी जी ने क्या किया कि भाई अब ये मूवमेंट है, जो आंदोलन है, ये वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, वापस लेना पड़ेगा। अब
तो अब वापस लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ के भाई कोई तो इस चीज़ के फेवर में हर कोई तो गांधी जी की नहीं मान सकता ना। तो इस चीज़ के चक्कर में भाई कोई इसके खिलाफ था और कोई इसके फेवर में था। तो भाई 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 1924 में उनके हेल्थ इशू की वजह से उनको फिर से वापस छोड़ दिया जाता है। तो जब गांधी जी वापस ले रहे हैं, जो आंदोलन है कि भाई सभी ये था कि इतने अच्छे से चल रहा है, मूवमेंट इतना अच्छे से चल रहा है कि अब इसको नहीं रोकना चाहिए। तो इस चीज़ के विरोध में बहुत सारे नेता आए कि नहीं ये अब मूवमेंट है जो ये बंद नहीं होना चाहिए, अब तो इससे अंग्रेज़ों पर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो जो विरोध में थे वो कौन कौन थे भाई? मूंजे सबसे पहले आए हैं विरोध में। विरोध का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं मूंजे थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, CR दास थे, C राजगोपालाचार्य थे, जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना इस चीज को। ये थे खिलाफ में कि भाई जो ऐसा योग आंदोलन है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर बनती है भाई वो तो, लेकिन बंद हो ही गया। उसके बाद 1923 में बनती भाई स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्यों बनी है? क्योंकि एक तो मार्ले मिंटो एक्ट लेके आए हैं अंग्रेज 1909 में, और एक रोलेट एक्ट लेके आए थे भाई 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये लेके आए थे। एक ये बता दूं कि भाई जो मार्ले मिंटो है ना और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, ये क्या है? ये दो वर्ड इसलिए हैं, ये दो लोगों के नाम हैं। एक तो क्या है कि भाई इंडियन सेक्रेटरी होते थे, एक गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। ठीक है, तो जो मार्ले मिंटो में से मार्ले इंडियन सेक्रेटरी, ये मिंटो थे जो गवर्नर। ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड की थी भाई, ये इंडियन सेक्रेटरी और ये गवर्नर जनरल थे। तो ये क्या होता था, तो जो इंडियन सेक्रेटरी है ना वो बैठते थे लंदन में। ठीक है, मतलब कि इंग्लैंड में थे, लेकिन कंट्रोल कर रहे थे गवर्नर जनरल को। यहाँ के जो ये भारत में बैठते थे गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल क्या करते थे? बात करते थे किससे? इंडियन सेक्रेटरी से। इंडियन सेक्रेटरी बात करते थे ब्रिटिश की जो संसद थी, ठीक है, वहाँ की सरकार से बात करते थे। वहाँ की सरकार बताती थी कि भाई अब भारत में क्या करना चाहिए। वो किसको बताएगी? वो बताती थी इसको, इंडियन सेक्रेटरी को। फिर ये इंडियन सेक्रेटरी बताता था गवर्नर जनरल को कि भी अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे करके ये भाई दो एक्ट आए थे। तो 1919 का जो रॉलेट एक्ट था वो तो मैंने आपको सारा बता दिया। और उस टाइम पे और एक चीज हुई थी वो कि डायर एक्ट की। ठीक है, डायर की सिस्टम लेके आए थे वो, मतलब कि ड्यूअल गवर्नमेंट वो बनाना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीयों को लोभ दिया कि भाई अब की बार जो यहाँ पर विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल का इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें भी यहाँ की जो पार्टी है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इस चीज से क्या हुआ कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी में भी अब जैसे कांग्रेस में 2-4 बंदे तो थे नहीं, काफी बंदे थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई ये तो अच्छी चीज है, कम से कम इससे हम अपना वो कर सकेंगे, हम अपने हमें पता रहेगा कि भाई जो ब्रिटिश हैं उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखा जाएगा, हम अपने कुछ जो डिसीजन है वो ले सकेंगे। तो कुछ लोग तो थे कि भाई हम पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोग मानते थे कि नहीं ये भी उनकी एक चाल है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की चाल है अंग्रेजों की। तो कुछ मानते थे ये। तो भाई जो मानते थे कि नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उनको तो बोला जाता है भाई चेंजर। ठीक है, याद रखना, जो मानते थे कि भाई हमें इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको चेंजर बोला जाता है। और जो लोग मानते थे कि नहीं हमें ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इसमें, वो उनको बोला जाता भाई नॉन चेंजर। तो नॉन चेंजर में कौन थे भाई? नॉन चेंजर में थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे नॉन चेंजर में, मतलब कि ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। चेंजर में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खां। ये थे कि भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर क्या होता है, मार्च 1923 में CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर नई पार्टी बना ली, क्योंकि वो चेंजर थे। और उन्होंने फिर क्या बोल दिया कि भाई फिर हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वहां से उनके जो मत हैं वो अलग हो गए, जिसकी वजह से CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई,
जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। याद रखना इस चीज को। सीआर दास थे जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। पूछा जाता है कौन थे अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे। याद रखना, मोतीलाल नेहरू ने बनाई है स्वराज पार्टी, बोली जाती है उनकी, लेकिन मोतीलाल नेहरू सचिव थे, ठीक है, सेक्रेटरी थे। और जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो थे सीआर दास। फिर है भाई यहाँ पे ही फिर क्या होता है, गांधी दास समझौता, मतलब सीआर दास के साथ और महात्मा गांधी के साथ एक समझौता होता है, जो है डेट 6 नवंबर 1924 में। 1923 में स्वराज पार्टी बन गई है। जब पार्टी ही बन गई तो फिर गांधी जी के साथ और दास के साथ समझौता होता है। इसमें गांधी जी बोल देते हैं कि भाई अब आप कांग्रेस से अलग होकर पार्टिसिपेट करो इसमें, ठीक है। 1925 में फिर क्या होता है भाई, पहला भारतीय स्पीकर बना था विठल भाई पटेल। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से। 1925 में विठल भाई पटेल है जो भारतीय स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले पहला भारतीय स्पीकर था विठल भाई पटेल। याद रखना इस चीज को। तो भाई आज की करते हैं हम क्लास एंड यहीं पर। आगे के जो आंदोलन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको जो क्लास है वो कैसी लग रही है और कौन सा टॉपिक हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।